खींचो ना कमानों को न तलवार निकालो, खींचो ना कमानों को न तलवार निकालो, जब तो मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। किसी जमाने में राजा महाराजाओं के दौर में राजा के बैठने के लिए एक सभागार होता था जिसे राज दरबार कहा जाता है। उस राज दरबार में एक ऐसा ओहदा हुआ करता था जिस पर बैठने वाले शख्स का बस एक ही काम हुआ करता था, वो दिन रात राजा की तरफदारी किया करता था। वो राजा की शान में कथाएं रचता था, राजा को वीर बता बताकर उसकी महानता का गुणगान किया करता था। राजा को देवी देवता और भगवान बताना भी उस शख्स का पेशा हुआ करता था। यह ओहदा इतना प्रोफेशनल था जिसे कभी भी खाली नहीं छोड़ा जा सकता था। राजा के सामने दरबार सजाना और फिर राजा की शान में कसीदे पढ़ना इन लोगों का काम हुआ करता था। भले ही राजा ने पूरी जिंदगी एक जंग भी ना लड़ी हो, लेकिन राजा को संपूर्ण धरती का विजेता घोषित करना इन्हीं लोगों का काम हुआ करता था। राजा अपनी तारीफ को सुनकर खुद को 3 लोगों का मालिक समझने लगता था। राजा खुद की तारीफ सुनकर आसमान में खो जाया करता था, मानो पूरी दुनिया ही उसकी मुट्ठी में आ गई हो। अब आप सोचेंगे कि आखिर राजा की इतनी चरण वंदना करने वाला शख्स कौन था और उसका ओहदा कितना शानदार रहा होगा जो राजा को सपनों की दुनिया में पहुंचाने की ताकत रखता था। दरअसल उसे राज दरबार में बैठने वाला राजकवि कहते हैं। हिंदी साहित्य का अध्ययन करने पर चारण काल का जिक्र मिलता है। चारण काल में राजा के लिए चारण करने वाले शाही तख्त पर बैठता था, जिसे चारण और भांड के नाम से भी जाना जाता है। राज दरबार में राजा की तारीफों के पुल बांधने का काम भांड के जिम्मे में हुआ करता था। भांड रोजाना राजा के लिए नए नए गीत, नए नए श्लोक और नई नई कविताएं रचा करता था। भारतीय इतिहास में चरण भांड या फिर राजकीय का स्थान बहुत ही प्रचलित हुआ करता था। लेकिन आपको हैरानी होगी, राजतंत्र खत्म होने के बाद जब लोकतंत्र कायम हुआ तब कुछ ऐसे ही दरबारी लोगों ने राजा की शान में खूब डंका बजाना शुरू कर दिया। डंके की चोट पर लोकतंत्र के राजा को महान, परम प्रतापी, शूरवीर और विश्वगुरु बताने की होड़ लग गई। अब भले राजा एक नंबर का अंगूठा छाप ही क्यों ना हो, लेकिन राजा को पूरी दुनिया का विश्वगुरु घोषित करना भांड के बाएं हाथ का खेल है। भले ही राजा ने अंगूठा टीप कर पगार उठाई हो, लेकिन राजा पर कोई सवाल नहीं उठना चाहिए। राजा की तारीफ करना कल की भांड का काम था, आज भी भांड का ही काम है। पुराने जमाने में भांड का ओहदा बहुत ही ताकतवर माना जाता था, क्योंकि भांड हमेशा राजा के करीबियों में शुमार किया जाता था। इसी शब्द को बोलचाल की भाषा में भांडगिरी भी कहा जाता है। कई साल पहले संजय दत्त और विद्या बालन की एक फिल्म आई थी जो काफी मशहूर हुई। उस फिल्म में गांधीवाद को गांधीगिरी बताया गया। गांधीगिरी का मतलब गांधी का रास्ता, उसी तरह नेता के रास्ते को नेतागिरी कहा गया। लेकिन आज के दौर में नेतागिरी से भी ज्यादा ताकतवर ओहदे का बनाम है भांडगिरी। अब शायद आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। दरअसल भांडगिरी का मतलब होता है भांड, चारण और राजकवि का रास्ता। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज के दौर में हमारे देश की मीडिया भी राजकवि बन चुकी है। दरबारी कवियों और राजा की तमाम नाकामियों पर झूठे तारीफ से ढक देना भी भांडगिरी है। आखिर कैसे दिनों दिन भांड में तब्दील हो गई मीडिया और कैसे मीडिया ने संभाला भांडगिरी का ओहदा, बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। कहते हैं कि जब रोम जल रहा था तब नीरो बंसी बजा रहा था। नीरो को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी आवाम जिंदा रहे या फिर जल कर मर जाए, लेकिन नीरो की शान में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। हर दौर में तानाशाह की एक अलग ही खासियत होती है, भले ही वो खासियत किसी काम की ना हो, लेकिन राजा की तारीफ में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। राजा अगर दिन को रात कहे तो रात कहना चाहिए, राजा अगर रात को दोपहर कहे तो दोपहर ही कहना चाहिए, क्योंकि हर दौर में राजा के दरबार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको राजा की झूठी में कसीदे पढ़ने होते हैं। इस तरह के ओहदे को चारण, राजकवि और भांड कहा जाता था। चारण हमेशा ही राजा की तारीफों के पुल बांधता था। राजा को देवी देवता और भगवान बना देने वाले ऐसे चारणों के राजा से खूब पैसा कमाया करते थे और राजा अपनी तारीफ सुनकर बुलबुल हो जाता था। ऐसे ओहदे को भांड और उनके काम को भांडगिरी कहते हैं। आज देश के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, लेकिन भांडगिरी अपने चरम पर है। 5 किलो मेकअप पोत पोत कर रोजाना चमचमाते हुए स्टूडियो में बैठकर भक्ति काल की शुरुआत होती है। चारण रोजाना अपने राजा की तारीफ करता है। लोकतंत्र में जब चारण राजा की चरण वंदना शुरू करता है, कंगाल और वीरान हो चुका शहर भी टोक्यो और पेरिस नजर आने लगता है। ऐसे राजा और महाराजा लोकतंत्र के लिए बहुत बड़े कलंक है। मीडिया ने उस चारण, भांड और राजकवि के ओहदे पर कब्जा कर लिया है और मीडिया ने राजा की आलोचना करना और उसके काम में कमी निकालना बिल्कुल बंद कर दिया है। भांड से भांडगिरी तक के सफर में ईमान का सौदा करना होता है, नैतिकता का अचार डालना पड़ता है और चरित्र तो बचता ही नहीं है।
आज के दौर में मीडिया का काम भांडेगिरी करना रह गया है। मीडिया दिन रात सोते जागते उठते बैठते सत्ता का गुणगान कर रहा है। आप इसे राजा का चाटुकार भी कह सकते हैं और राजा की तारीफों के पुल बांधना ही भांड का काम होता है। महाराज की कसीदे पढ़ना रोजाना का काम हुआ करता है और कभी कभी तो मीडिया ही भांडेगिरी में इतना लीन हो जाता था कि वो राजा को ही भगवान देवता साबित करने पर तुल जाता है। राजा के मुख से निकले शब्द को देववाणी कहने लगता है। राजा अगर कह दे कि हमारे राज्य में प्रजा के अच्छे दिन आ चुके हैं तो मीडिया कहता है कि सिर्फ दिन नहीं महाराज बल्कि बहुत अच्छे दिन आ गए हैं। राजा अगर कह दे कि हमारी प्रजा को भरपेट भोजन मिलता है तो मीडिया कहता है कि राज्य की प्रजा बहुत खुश है, 5 उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में। अगर राजा कह दे कि हम बहुत मस्त हैं तो मीडिया कह रहा है कि सब चंगासी। किसानों की हालात पूछने पर मीडिया कहता है कि खेतों में सोने चांदी और हीरे जेवरात की फसल उगाई है महाराज। लोग के घर मकान सोने की ईंट से बन रहे हैं, नदियों में पानी नहीं दूध बह रहा है। मतलब कि राजा की जमकर तारीफ करना, चाहे उसने कोई काम किया हो या ना किया हो। राजा को खुश करने के लिए भांड की तरह के दोहे, तरह तरह के छंद अलंकार से सुशोभित शब्दों के जरिए चरण वंदना करता था। भांडगिरी इतना आसान नहीं है जितना आसान सुनने में लगता है। भांडगिरी करने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। भांडगिरी करने के लिए जमीर का सौदा करना पड़ता है। नेताओं से गोली खानी पड़ती है, नेताओं को अपना बाप मानना पड़ता है, तब जाकर कड़ी मेहनत और लगन से भांडगिरी का काम पूरा होता है। मीडिया ने भांडगिरी के उस ओहदे तक पहुंचने के लिए बहुत से झूठ और फरेब का सहारा लिया। फरेब के जरिए सत्ता तक पहुंच बनाई है। नेताओं की तारीफ की और उनके पसंद नापसंद के हिसाब से खबरों का चुनाव होता है। इन खबरों में इस बात पर गौर किया जाता है कि कोई भी ऐसा सवाल नेता से ना पूछा जाए जिससे उनकी शान में गुस्ताखी हो। जहां पना की गुस्ताखी होने से पूरा चैनल परेशान हो सकता है, उसके लाइसेंस पर भांडगिरी का काफी असर पड़ सकता है। भांडगिरी का लेवल जितना ऊंचा होगा, पत्रकारिता का स्तर उतना ही शर्मनाक होता जाएगा। महंगाई को भूलकर भाड़े के लोगों को पैनलिस्ट बनाकर हिंदू और मुस्लिम डिबेट हो रहे हैं। स्टूडियो के अंदर दंगे का माहौल बना दिया जाता है। भांडगिरी के इस धंधे में नेता हमेशा ही सबका उस्ताद होता है। कैमरा रोल होते ही भांड अपनी भांडगिरी शुरू कर देता है। महंगाई को महबूबा बना देता है। बेरोजगारी को खुद बेरोजगारों के सिर पर फोड़ देता है। रसोई गैस के बढ़ते दाम को राजनीति का स्वर्णकाल बताने लगता है और देश में किसी भी परेशानी के लिए एक खास मजहब के लोगों को कसूरवार बना देता है। सत्ता की मलाई खाने का मजा ही कुछ और हो जाता है। हर दुख की दवा भांड के पास मौजूद होती है। भांडगिरी का पहला शर्त यह है कि जनता को भूतकाल में पहुंचा देना, यानी जनता के तन पर भले ही फटा कपड़ा नजर ना आ रहा हो लेकिन उसे अतीत की यादों में ले जाना भांडगिरी का पहला कर्तव्य है। आज भले ही जनता के सिर पर छत ना हो लेकिन जनता को अतीत की गहराइयों में ले जाकर बताया जाता है, तुम्हारे सोने की मुर्गी हुआ करती थी जो सुबह शाम सोने का अंडा देती थी। तुम रोजाना उस सोने के अंडे से नाश्ता किया करते थे। तुम पहले दूध में नहाते थे लेकिन बाद में विदेशियों ने सब लूट लिया है और सोने की चिड़िया और दूध की नदियां भी विदेशी लुटेरे लूट कर ले गए। भांडीगिरी में एक देश और एक धर्म का पाठ पढ़ाया जाता है। भांडीगिरी में यह भी समझाया जाता है कि हर मस्जिद के नीचे जरूर कोई ना कोई मंदिर होगा। भांडीगिरी में धर्म ही पत्रकारिता होती है। पूरे देश को दंगाई बना देना भांडीगिरी का नया आयाम है। भांडीगिरी में यह भी बताया जाता है कि 2000 के नोट में माइक्रोचिप है जो सैटेलाइट से कंट्रोल होता है। भांडीगिरी में यह भी बताया जाता है कि 1 तोला गोबर की कीमत कोहिनूर हीरे से भी महंगी होती है। भांडीगिरी में यह भी बताया जाता है कि पूरा देश मुफ्त में अनाज खा रहा है। भांडीगिरी में यह भी बताया जाता है कि डीजल और पेट्रोल 30 से 40 रुपए में मिल जाएगा। भांडीगिरी में यह भी बताया जाता है कि भूखा रहना भी राष्ट्रवाद है। भांडगिरी में कपड़े देखकर विरोध करने का तरीका सिखाया जाता है। भांडगिरी में नेताओं के साथ खड़े होकर फोटो भी खिंचवाया जाता है। भांडगिरी का लेवल हमेशा हाई होता है। इसी को कहते हैं भांडगिरी। हो सकता है आपके आसपास भी भांडगिरी नजर आ रही हो, उनसे जरा एक बार जरूर पूछिएगा कि आजकल आपकी भांडगिरी बहुत मस्त चल रही है। बहरहाल चलते चलते आखिर में खुर्शीद अहमद मलिक ने भी क्या खूब फरमाया है। मौसम गुल ये तेरी जर्द सहाफत कैसी, मौसम गुल ये तेरी जर्द सहाफत कैसी, फूल मासूम है फूलों से सियासत कैसी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा।
अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।